अगर आपने हमारी जनरल फार्माकोलॉजी के सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि रिसेप्टर क्या होता है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कोई भी ड्रग बॉडी में कैसे काम करता है, और एगोनिस्ट क्या होता है, इंटागोनिस्ट क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। अब आपका बेसिक्स क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे अब ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हम उन ड्रग्स को समझेंगे जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, उसके बाद हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करने वाले ड्रग्स को समझेंगे। इस तरह से अगर हम हमारे ये दोनों जो सिस्टम्स हैं वो क्लियर हो गए तो हम आगे की जो ड्रग्स हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करते हैं, जीआईटी में काम करते हैं, वो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। ये जो दो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है उसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि बीच वाला हिस्सा, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स निकलती है। ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व्स के आपको नाम पता होने चाहिए। वैसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बाद में और समझेंगे, तो अभी उस पर चर्चा नहीं करते। सबसे पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझ लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के जितने भी नर्व्स हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो अनकॉन्शियसली कंट्रोल होता है, यानी ऑटोनोमस रूप से काम करता है। नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको, ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक, इट इज़ वर्किंग। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कॉन्शियसली कंट्रोल होता है, हम उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अगेन टू पार्ट्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिम्पैथेटिक सिस्टम। देखिए कोई भी चीज़ अगर ऑटोमेटिक रूप से काम कर रही है तो उसमें बैलेंस बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक अगर बढ़ा रहा है तो दूसरा घटाने वाला भी होना चाहिए, ताकि जो मैकेनिज्म है वो कंट्रोल हो सके, समान रूप से बॉडी हमारी काम करती रहे। अगर कोई नर्व हार्ट रेट को बढ़ा रहा है तो हार्ट रेट को कम करने वाला भी होना चाहिए। एक ही जो नर्व है वो दोनों काम तो नहीं कर सकती। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक का मेन काम क्या है, स्टिमुलेट करना। मोस्टली इसका जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कहीं पे भी एक्साइटेशन का ही काम करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, रिलैक्सिंग इफेक्ट दिखाता है, सिंपैथी दिखाता है, समझ सकते हैं आप। और एक्चुअली सिंपैथी दिखाता है, ऐसे मत याद रखिए, क्योंकि हार्ट पे, हमारे दिल पे इसका सिंपैथी रहता है, ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, और बाकी जगह पे इसका इफेक्ट जो है रिलैक्सिंग रहता है, मोस्टली रिलैक्सिंग रहता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है, मोस्टली स्टिमुलेटिंग रहता है, और हार्ट पे ये अपना इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है, यानी हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने का काम करता है। देखिए किसी भी ऑर्गन में दोनों तरह के सप्लाई आप हो सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व का भी सप्लाई हो सकता है और सिम्पैथेटिक नर्व का भी सप्लाई हो सकता है। पैरासिम्पैथोमिमेटिक और सिम्पैथोडाइटिक, इससे कंफ्यूज मत होएगा। एक्चुअली मिमेटिक कहने का मतलब है मिमिक्री करना, यानी कि कॉपी करना। मतलब जो ड्रग्स जो सब केमिकल सब्सटेंस उसी की तरह काम करते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसी की तरह काम करेंगे, तो मिमेटिक उसके लिए, और लाइटिक मतलब अपोजिट इफेक्ट वाले। इसको हम आगे समझेंगे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री होता है, जैसा कि मैंने बताया, यानी कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली मेंटेन किए जाते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मेनली विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। विसरल ऑर्गन्स मतलब लंग्स है, हार्ट है, हमारे जो विसरा में पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड में पाए जो ऑर्गन है वो हो गए, लंग्स है, हार्ट है, जीआईटी, दीज आर विसरल ऑर्गन्स। तो सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये सब आप पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ हम मेनली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे बात करेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमने कहा दो डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में डिफरेंस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोडाइटिक, सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये सारे वर्ड्स आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए यहीं से एकदम क्लियर करिए, इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आप ऐसे बेसिक्स को छोड़ देते हैं, फिर आगे कंफ्यूज होंगे, उसी वही वर्ड बार बार आएगा तो आप बोलेंगे अब ये क्या आ गया। इसलिए आपको एकदम क्लियर होना चाहिए सिंपैथेटिक क्या है, उसमें गैंग्लिया क्या है, पोस्ट गैंग्लिया क्या है, प्री गैंग्लिया क्या है, पैरासिम्पैथेटिक है मैं क्या कहीं पे हम बोलते हैं कि लॉन्ग गैंग्लिया है, कहीं पे जो नर्व है वो नर्व फाइबर है वो लॉन्ग है, कहीं पे शॉर्ट है, तो कैसे है ये सब आपको यहीं से समझना चाहिए। तो ओरिजिन सबसे पहले देखते हैं, ओरिजिन के में क्या डिफरेंस है। सिंपैथेटिक जो है वो डॉर्सोलंबर ओरिजिन वाला है। डॉर्सोलंबर कहने का मतलब है हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ से ही ओरिजिनेट होता है, वहाँ पे जो नर्व निकलती है, वहाँ पे कितनी नर्व्स है, 31 पेयर ऑफ नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है।
जैसे क्रेनियोसेक्रल वाला हिस्सा है, क्रेनियोसेक्रल में हमारे 8 नर्व्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद डॉर्स जो हमारा लंबर वाला हिस्सा है, थोरैकोलंबर हिस्सा है, वहाँ पे हमारे 12 नर्व्स आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, लंबर पे आएंगे तो वहाँ पे आपको 5 नर्व मिलेगा, 5 पेयर नर्व मिलेगा। पेयर में रहते हैं ना सब, दोनों तरफ से निकलते हैं। और फिर आप और नीचे आ जाएंगे, सैक्रल में आएंगे तो वहाँ पे फिर आपको 5 मिलेगा और एक कॉक्सिजियल। तो इस तरह से 31 पेयर रहते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो T1, L2 और L3 से, इन्हीं के आसपास से ओरिजिनेट होता है, इन्हीं नर्व्स के आगे ब्रांचिंग से ओरिजिनेट होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो क्रैनियोसेक्रल ओरिजिन के होते हैं, मतलब ऊपरी हिस्सा ही इनका ओरिजिन पॉइंट होता है। और कहाँ कहाँ पे? 3rd क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व और 9th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। क्रेनियल नर्व्स के नाम एकदम याद होने चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको क्रेनियल नर्व का नाम नहीं दिया रहेगा, आपको बस ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 12 क्रेनियल नर्व है, तो 3rd क्रेनियल नर्व है, 7th क्रेनियल नर्व्स है। यहाँ से ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो वहीं के आसपास उन्हीं से ब्रांचिंग होकर ओरिजिनेट होते हैं। और यहाँ पे S2 S4 से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। S2 मतलब सैक्रल जो हमारा नर्व है वहाँ से, यानी कि हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है बॉडी का, स्पाइनल नर्व से भी ये ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ पे भी इनका ओरिजिन पॉइंट है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है आपको पता चल गया ना लोकेशन। देन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे फैला होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिंपैथेटिक का वाइड है, आपको चूँकि बीच वाले बॉडी पार्ट में है तो बहुत फैला हुआ सा रहता है, बहुत सारे हिस्से तक जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक है चूँकि ये लिमिटेड हेड और नेक और ट्रंक तक ही रहता है। ऊपर से ओरिजिनेट हो रहा है, कितना लंबा जाएगा बेचारा, इतना लंबा बॉडी है, तो ऊपर से ओरिजिनेट हो रहा है बस वहीं आसपास ही, सिर के आसपास, गर्दन के आसपास। और हमारे पेट वाले हिस्से में ये जो S2 S4 से ओरिजिनेट होते हैं आसपास से, वहाँ ये वहीं बस आपको ट्रंक वाले हिस्से में थोड़ा बहुत मिलेगा। तो इसका जो ओरिजिन है, पैरासिम्पैथेटिक का जो ओरिजिन है वो थोड़ा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा लिमिटेड है, और सिम्पैथेटिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी वाइड है, ठीक है। गैंग्लिया है, अब चूँकि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है तो गैंग्लिया तो जो है वो थोड़े लंबे लंबे होने चाहिए। मतलब जो गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया एक्चुअली में जॉइनिंग पॉइंट होता है। गैंग्लिया लंबे नहीं होंगे, फाइबर्स लंबे होंगे, ठीक है। 2 नर्व्स के बीच में जो जॉइंट बनता है, एक्चुअली जो 2 नर्व्स है, अगर 2 नर्व फाइबर है तो एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक नहीं होंगे, वहाँ बीच में गैंग्लिया होगा, उसके ज़रिए फिर और आगे वो जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ गैंग्लिया सप्लाइड ऑर्गन से दूर में होते हैं, ठीक है। और यहाँ सप्लाइड ऑर्गन से दूर में होते हैं, उसको आप इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए सिंपैथेटिक है, ये हमारा सिंपैथेटिक है, और ऑर्गन सप्लाइड देखिए कितना दूर में है ना। तो ये सप्लाई जो गैंग्लिया है, जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं वो गैंग्लिया है, ठीक है। तो जो गैंग्लिया है वो सप्लाइड ऑर्गन से काफ़ी दूर में है। और उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक में कहें तो क्लोज, या तो ऑर्गन से क्लोज रहेगा या ऑर्गन पर ही रहेगा। तो आप ये पैरासिम्पैथेटिक में देखिए ऑर्गन के पास में है गैंग्लिया, जो आपको वो दिख रहा है ग्रीन वही गैंग्लिया है, ठीक है। और यहाँ सिंपैथेटिक में, दोनों में आपको समझ में आ रहा है। अब गैंग्लिया में देखिए, गैंग्लिया से पहले जो नर्व फाइबर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और जो गैंग्लिया के बाद वाला नर्व फाइबर है उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है वो पैरासिम्पैथेटिक में लंबा रहेगा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो छोटा रहेगा। वहीं पे सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर छोटा रहेगा, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो लंबा रहेगा। तो वही इस यहाँ पे दिया है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर क्या है, लंबा है सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में छोटा है। पोस्ट गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लिया के बाद वाला, देखिए है ना, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। प्री गैंग्लियोनिक, ये वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, प्री मतलब पहले, पोस्ट यानी बाद में, गैंग्लिया से पहले मतलब प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लिया के बाद में मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स का जो रेशियो है 1:20 या 1:100 रहेगा, और इसमें 1:1 या 1:2 रहेगा। एंटेरिक नर्व प्लेक्सस में ये रेशियो बदल जाता है। एंटेरिक नर्व प्लेक्सस मतलब कि वो नर्व्स जो हमारे इंटेस्टाइन को सप्लाइड होते हैं। आजकल तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम को अलग ही पढ़ा जाता है। न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर्स हैं, तो इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर क्या क्या होंगे, जो मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर रहेगा सिंपैथेटिक में, एकदम रट लो, याद कर लो, कुछ भी करो, लेकिन पता होना चाहिए हमेशा।
न्यूरोट्रांसमीटर मेजर सिंपैथेटिक में रहता है नॉर एड्रेनलिन, एने मतलब नॉर एड्रेनलिन। और हमारे पैरासिम्पैथेटिक में मेजर क्या रहेगा, एसिटाइल कोलिन। पहले हम एसिटाइल कोलिन को समझेंगे, यानी कि हम पहले पैरासिम्पैथेटिक पे काम करेंगे, उसके बाद फिर हम सिंपैथेटिक पे जाएंगे, ठीक है। दोनों के लिए जो दोनों का मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग अलग रहेगा। यहाँ पे माइनर है सिंपैथेटिक में, माइनर में क्या एटीपी है, एनपीवाई है यानी कि न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, और डोपामीन है, एसिटाइल कोलिन है, इसमें माइनर रहेगा। पैरासिम्पैथेटिक में माइनर क्या है, वीआईपी वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स हैं और नाइट्रिक एसिड्स है। इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, जैसे एन है वो जहाँ पे रिलीज होगा, अगर वो रिलीज़ हो रहा है हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो रहा है तो वहीं पे वो अपना आगे जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड कर लेगा। लेकिन ये जो माइनर वाले जो माइनर ट्रांसमीटर्स हैं वो दूसरे ऑर्गन्स तक भी जाते हैं, जैसे कि एनओ है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो रिलीज़ तो होगा हमारे जैसे ही रिलीज़ होगा हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जैसे ही रिलीज़ होगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, वो आगे ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से फिर वो दूसरे ऑर्गन तक सप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो ये इनका जो लोकेशन है वो ऐसे ट्रांसमिशन का लोकेशन फिक्स नहीं रहता, दूर दूर तक जाता है माइनर वाले ना। और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसमीटर की स्टेबिलिटी कहें तो एन तो बहुत स्टेबल है और इसका वाइडर एक्शन होता है। नॉर एड्रेनलिन आपको पता है हार्मोन है, तो इसका ऑफकोर्स ये एक ऑर्गन में सिक्रेट होगा और अपना इफेक्ट, जैसे ये एड्रिनल मेड्यूला में सिक्रेट होगा और अपना इफेक्ट दूर दूर तक दिखाएगा। और ये हमारे जो एसिटाइल कोलिन है वो जहाँ पे रिलीज़ होंगे, लोकली रिलीज़ होंगे, वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, ट्रांसमीटर किस में ज़्यादा स्टेबल है, सिंपैथेटिक में, क्योंकि उसमें हार्मोनल ट्रांसमीटर है, और ये पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन का केमिकल अभी देखेंगे हम। एक्चुअली में ये केवल एक ऑर्गेनिक केमिकल है। और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसमीटर देख लिया। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टैकलिंग स्ट्रेस एंड इमरजेंसी। तो फाइट फ्लाइट फाइट, ये जो हमारा ट्रिपल एफ होता है, फियर फ्लाइट एंड फाइट, ये सिंपैथेटिक वाला काम है, उसका सिंपैथेटिक का काम है। और ये पैरासिम्पैथेटिक क्या है, रिलैक्स, डाइजेस्ट, खाओ बस और स्टोर करते जाओ एनर्जी, ऐसा टाइप का काम है इसका, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट टाइप का काम है। उसके बाद ये हमारा, ये आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे सप्लाई है। अब वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ग्रीन है वो गैंग्लिया है, और ये एन दिख रहा है आपको वो निकोटिनिक रिसेप्टर है, एम जो है वो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं, ओके। और एच दिख रहा है वो है एसिटाइल कोलिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिटाइल कोलिन कहाँ पे है। पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन ही काम करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर केवल एसिटाइल कोलिन है। सिंपैथेटिक में कितने तरह के हैं, एसिटाइल कोलिन भी है, और आपको प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइल कोलिन ही मिलेगा। उसके बाद पोस्ट गैंग्लिया में आपको नॉर एड्रेनलिन मिलेगा, एसिटाइल कोलिन भी है, एड्रेनलिन भी है। तो इसमें कई हैं, इसको और देखेंगे हम। और आगे अब हम लोग पहले नर्व कंडक्शन समझ लेते हैं, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन समझ लेते हैं। जैसे देखिए, कोई भी आपको कहीं पे चोट लगती है तो सबसे पहले नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, है ना। कहीं पे आपको कुछ भी डिफेक्ट आता है तो जो स्टिमुलस जनरेट होगा, जो स्टिमुलस मिलेगा उससे नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, उसके बाद ही ट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो ट्रांसमिशन न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए नर्व इम्पल्स में कंडक्शन कैसे होता है ना। यहीं से अभी बार बार आपको वर्ड्स मिलेंगे जब हम ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ना, तो आपको कहीं पे मिलेगा डिपोलराइजेशन, कहीं पे हाइपरपोलराइजेशन, तो ये सब चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी। इसलिए नर्व इम्पल्स कंडक्शन के जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर, ठीक है। याद रटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, द मिनिमम स्टिमुलस दैट रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। तो वो स्टिमुलस जितना जैसे आपको चोट लगा तो आपको हल्का सा कोई टच करे, एकदम रुई से टच करे, आपको नहीं पता चलेगा। वहीं पे सुई से चुभ होकर पता करें तो आपको पता चल जाएगा। तो वो स्टिमुलस जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सके, यानी कि करंट पैदा हो सके नर्व में, इतना आप एनर्जी दो कि उसका करंट पैदा हो सके, तो वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स ऑफ द मेम्ब्रेन टू अ थ्रेशोल्ड और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, आयन का कंडक्शन चालू हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है नर्व में, तो वो एक्शन पोटेंशियल हो गया। डीपोलराइजेशन क्या होगा,
अ चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड जीरो एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयन्स इनटू द सेल्स। अभी इसको हम लोग डायग्राम के जरिए समझेंगे ना, या आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी एक एक को हम डायग्राम के जरिए समझते हैं, आपको ऐसे डायरेक्ट बताऊंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ये मैंने अलग से लिखा है एक्चुअली, इसको मैं आपको न्यूरो ट्रांसमिशन में एक साथ बताती हूँ। जैसे हमारा ये मेम्ब्रेन है, ओके। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो नर्व है वो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन में कितने हिस्से होते हैं। एक न्यूरॉन में सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है। एक्सॉन माइलिनेटेड हो सकता है, माइलिनेटेड है तो उसमें रेनवियर नोड प्रेजेंट होगा, श्वान सेल्स प्रेजेंट होंगे, माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। नॉन माइलिनेटेड है तो उसमें ये सब नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स में फिर वहीं पे दूसरे न्यूरॉन्स के साथ सिनेप्सिस बनता है। कोई भी न्यूरॉन जो है एक दूसरे से सिनेप्सिस के थ्रू ही जुड़ा रहता है। तो कोई भी न्यूरॉन पहले इम्पल्स कोई भी स्टिमुलस आने से पहले वो रेस्ट स्टेट में है। रेस्ट स्टेट में है तो मतलब वो पोलराइज्ड स्टेट में है। जब कोई न्यूरॉन रेस्ट स्टेट में होता है तो देखिए ये न्यूरॉन है, इसमें एक्सॉन है, एक अंदर में एक्सोप्लाज्म है। जो न्यूरॉन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, है ना। अब इस न्यूरॉन में अंदर में नेगेटिव चार्ज है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पोलराइज स्टेट में है। पोलराइज स्टेट में अंदर में नेगेटिव चार्ज रहेगा, बाहर में पॉजिटिव चार्ज है। ये आराम की कंडीशन में है, एकदम रिलैक्स है अभी। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा, ये इसको हम आगे डायग्राम के जरिए समझते हैं ना। जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा, ये डायग्राम आपसे आपको समझ में आएगा। जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा, जैसे बाहर में अंदर में नेगेटिव चार्ज है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कोई स्टिमुलस आया तो पहले इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -70 मिलीवोल्ट, मतलब -70 मिलीवोल्ट उसमें चार्ज था, है ना। जैसे ही स्टिमुलस आता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर आने लगता है तेजी से, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो जो नेगेटिव है धीरे धीरे कम होते जाएगा, है ना। तो जो नेगेटिव -70 से ये 0 तक चला जाता है इतना। तो -70 से 0 तक जो जाने का प्रोसेस है वो डीपोलराइजेशन हो गया। मतलब पोलराइज्ड ऑलरेडी है, उसको डीपोलराइज कर रहे हैं, यानी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर रहे हैं अंदर को। हम अंदर की बात कर रहे हैं ना, एक्सॉन के अंदर की। उसके बाद होगा रीपोलराइजेशन। तो -70 मिलीवोल्ट से ये 0 वोल्ट में पहुंचा, वहाँ से फिर अब उसको फिर वापस जाना है, वापस -70 तक। पोलराइज होने के बाद उसका फिर रीपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइज हो गया। पहले ये निगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। अब उसको वापस नॉर्मल भी तो होना है ना। नॉर्मल होने से पहले उसको, तो नॉर्मल होने के लिए उसको रिपोलराइज होना पड़ेगा, मतलब वापस उसको पोलराइज्ड होना पड़ेगा मेम्ब्रेन को। दिन भर एकदम एक्टिव में तो नहीं रह सकता, दिन भर इसमें एक्शन पोटेंशियल तो नहीं रह सकता, है ना। तो क्या मेंटेन करने के लिए, चार्जेस मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो पोटेशियम आयन्स है वो तेज़ी से बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पे गेट्स होते हैं ना, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम आयन चैनल गेट होता है, पोटेशियम गेट होता है, जिनसे आयन्स अंदर बाहर आते जाते हैं। तो जैसे ही रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, पोटेशियम आयन्स बाहर जाएंगे, रिपोलराइजेशन हुआ, जो हमारा 0 मिलीवोल्ट था वो वापस माइनस की ओर चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन्स बाहर जा रहे हैं तो अंदर तेज़ी से निगेटिव होते जाएगा। तो एट द एंड क्या होगा, वापस हमें -70 मिलीवोल्ट मिल जाएगा। और वो जो समय होगा वो क्या होगा, हमारा वापस रेस्टिंग स्टेज होगा। तो ये रेस्टिंग स्टेज में जाने के लिए आयन चार्जेस को मेंटेन करने का जो पीरियड होता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड होते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, जिसमें जो मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर आयन की कंपोजिशन को मेंटेन करती है, वापस -70 में आती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एक पंप होता है जो कि हमेशा खुला रहता है। तो यहाँ पे 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, 2 पोटेशियम अगर अंदर आ रहे हैं तो 3 सोडियम जो है वो बाहर जाएगा। इस तरह से ये मेंटेन होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमें -70 मिलीवोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आप इसको वापस ऊपर आइए और ये ग्राफ देखिए। अब यहाँ से बस आपको ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक मेम्ब्रेन है जिसमें -70 मिलीवोल्ट चार्ज है अंदर में। डीपोलराइजेशन हुआ, यानी -70 से 0 हुआ। -70 जब चार्ज है तो वो पोलराइज्ड स्टेट में है, ठीक है। जैसे ही वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में स्टिमुलस मिला, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, वो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, -70 से 0 तक मिलीवोल्ट तक पहुंचा।
अगर कुछ कई कंडीशन होती है जिसमें 0 से +20 तक चला जाता है। मतलब देखिए हम यहाँ पे -70 कर रहे हैं, कहीं पे -90 लिखा रहता है। एक्चुअली में जो पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -50 से -90 के बीच में होता है, तो हम इसको -70 मान लेते हैं ऑन एन एवरेज। तो वहीं कहीं पे -90 लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल जो कभी कभी क्या होता है, ये हमारा हमने कहा डिपोलराइज हुआ तो 0 मिलीवोल्ट तक गया, लेकिन ओवरशूट वाली एक कंडीशन आती है जिसमें बहुत ज़्यादा जो हमारा मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हो जाता है। तो 0 से वो एक्चुअली में वो 0 से और ऊपर जाता है, -20 तक चला जाता है। तो वो जो 0 से 20 तक मिलीवोल्ट तक जाने की कंडीशन है वो ओवरशूट कहलाती है। उसके बाद फिर वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आएगा, यानी कि अगर ओवरशूट की कंडीशन है तो 20 से 0 में आएगा, 0 से फिर वापस -70 तक आएगा। और हमारे नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, डिपोलराइजेशन के बाद 0 मिलीवोल्ट से वापस -70 तक आएगा चार्ज, जो हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। मतलब वापस पोलराइजेशन वाली स्टेट आ रही है, वापस नेगेटिव स्टेट हमारी मेम्ब्रेन के अंदर मेंटेन हो रही है, तो ये रिपोलराइज्ड से स्टेट हो गई। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपोलराइज हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर पोलराइजेशन। मतलब यहाँ पोलराइज हुआ, -70 तक आ गया, अब उसको वहीं रहना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उसको तो और निगेटिव जाना है, और ज़्यादा उसको निगेटिव करना है मेम्ब्रेन के अंदर को। तो वो उस कंडीशन में पोलराइज स्टेट से और ज़्यादा नीचे जाके वापस जो हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन के अंदर का पोटेंशियल और नीचे चला जाता है, -70 से भी और माइनस नीचे चला जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपरपोलाइजेशन कहेंगे। तो फिर वापस जो नॉर्मल स्टेट में आएगा, वापस वो रेस्टिंग पोटेंशियल में आएगा, तो वापस पोलराइज स्टेट में आ जाएगा। जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाएगा, जो कि -70 होगा। तो ये जो हमारा एक्शन पोटेंशियल वाला स्टेट होता है वो मुश्किल से 0.3 मिलीसेकेंड का होता है, ठीक है। मिली सेकेंड में हम नापते हैं, बहुत क्विक प्रोसेस होता है, इसीलिए तो नर्व में जो सप्लाई होता है बहुत क्विक होता है। जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो बहुत तेज़ी से होता है, एकदम आपको पता नहीं चलेगा, अब इतनी तेज़ी से मतलब प्रोसेस होता है, यू कैन नॉट इमेजिन। और ये आपको समझ आ गया होगा ना, अब क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये नर्व कंडक्शन क्या है, रिपोलराइजेशन क्या है, डिपोलराइजेशन क्या है। और ये डेफिनेशन तो आप एकदम याद रखिए, नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है यूजी फार्मा गाइड के, तो वहाँ पे ज़रूर चेक करिएगा, नोट से आप एक बार और रिवाइज़ करिएगा। यहाँ पे आप केवल समझ लीजिए। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। नर्व इम्पल्स कंडक्शन तो एक्चुअली ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाई। अब हमारा मेन जो टॉपिक है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन को समझना। यहाँ हमने नर्व लिया, नर्व में इम्पल्स स्टिमुलस मिला, तो वहाँ से इम्पल्स का कंडक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने कहा ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बीच में सिनेप्स के थ्रू जुड़ा होता है, तो वहाँ पे कंडक्शन कैसे होता है, वही हमारा मेन समझने का पॉइंट है, क्योंकि वहीं पे जो ड्रग है वो काम करता है। तो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में मतलब किसी भी स्टिमुलस के ट्रांसमिशन में, मैसेज के ट्रांसमिशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमरल मतलब केमिकल ना, इसलिए न्यूरो ह्यूमरल कहते हैं, मतलब न्यूरॉन में केमिकल के थ्रू ट्रांसमिशन। तो उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला इम्पल्स कंडक्शन, दूसरा ट्रांसमीटर रिलीज, तीसरा ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, चौथा पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी एंड पांचवा टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन एक्शन। तो पोस्ट जंक्शन क्या है, प्री जंक्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए। न्यूरॉन देखिए, यहाँ पे जो सिनेप्स है, दो न्यूरॉन के बीच के जो बीच में जो जगह बचती है वो सिनेप्स कहलाता है। दोनों सिनेप्स में जो सिनेप्स से जो जस्ट पहले वाला जो न्यूरॉन का हिस्सा है वो प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन कहलाएगा, और सिनेप्स से जस्ट बाद वाला जो है वो पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन कहलाएगा। भाई प्री पोस्ट वाली बात हो गई। और बीच में जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी गटर बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं इसको हम, केमिकल्स का गटर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्सिस, ये सब आपको समझ में आ गया ना। अब देखते हैं इम्पल्स कंडक्शन हमने समझ लिया। इम्पल्स कंडक्शन कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट रहेगा, स्टिमुलस मिलने पे डिपोलराइजेशन होगा, फिर रिपोलराइजेशन होगा, फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड आएगा, फिर वापस जैसे हमारा जो नॉर्मल मेम्ब्रेन का कंडीशन, नॉर्मल हमारा जो मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक याद रखिएगा, टेट्रोडॉक्सिन है जो पफर फिश से निकलने वाला केमिकल है, और सेक्सीटॉक्सिन है जो कि कुछ सेल फिश में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से सोडियम कंडक्टेंस को
नर्व फाइबर में सोडियम कंडक्शन, जो हमारा सोडियम आयंस आना जाना कर रहे थे उसको ब्लॉक कर देता है। सोडियम इम्पल्स कंडक्शन, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे इम्पल्स कंडक्शन रुक जाता है। तो ये जो टेट्रोडॉक्सिन है और सेक्सीटॉक्सिन, ये सब ऐसे काम करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में काम का है, जैसे पॉइजनिंग होती है पफर फिश के कारण, उसको समझने के लिए काम का है ये। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी पूछ भी सकता है कि पफर फिश का जो टॉक्सिन है वो कैसे काम करता है। और ट्रांसमीटर रिलीज है सेकेंड स्टेप। अब देखो, इम्पल्स तो आ गया भाई, वहाँ कहाँ तक आया है, हमारे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक आ गया। अब वहाँ पे ट्रांसमीटर रिलीज़ होना है, वहीं पे हमारे ट्रांसमीटर्स बनते हैं, वहीं पे रिलीज़ होते हैं। और हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी, कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे मेन ट्रांसमीटर्स क्या होंगे, एसिटाइल कोलिन वगैरह। लेकिन हम अभी नॉर्मली समझते हैं, अगर कोई भी ट्रांसमीटर्स हैं, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है, द न्यूरोट्रांसमीटर इज स्टोर्ड इन प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग विद इन सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स में, सिनेप्सिस के पास में जो छोटी छोटी पॉलीथीन होती है, उसमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होता है। Nerve impulse promotes fusion of vesicular and axonal membrane through calcium entry, which fluidizes membrane. All contents of the vesicle, enzymes and other proteins are excreted by exocytosis in the synaptic cleft. तो हमारा जैसे ही कंडक्टेंस आता है, स्टिमुलस आता है, वेसिकल्स में भरे हुए कंडक्टेंस आता है, तो कैल्शियम आयंस के आवागमन के कारण, कैल्शियम की एंट्री के कारण जो हमारा सिनेप्टिक वेसिकल है वो फ्लूइडाइज होकर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपना जो रिलीज है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देता है। मतलब जो भी अपना ट्रांसमीटर है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देता है। तो यहाँ पे कैल्शियम आयंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर कंबाइन विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर induces an excitatory post-synaptic potential और an inhibitory post-synaptic potential। तो जो हमने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में उपस्थित रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वहाँ से फिर या तो ये अपना एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखाएगा, या आगे वो जो नर्व है उसको एक्साइट करेगा, या तो फिर इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो दो तरह से जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो काम कर सकता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। मतलब या तो वो एक्साइटेटरी पोटेंशियल जनरेट कर सकता है या फिर इनहिबिटरी पोटेंशियल, सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी है वो अलग ही हो जाती है। अब असुप्रा थ्रेशोल्ड EPSP यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट्स अ प्रोपेगेटेड पोस्ट जंक्शनल एक्शन पोटेंशियल विच रिजल्ट इन नर्व इम्पल्स इन न्यूरॉन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल और सिक्रेशन इन ग्लैंड्स। तो पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी की बेसिस पे ही जो हमारा मेन रिजल्ट है वो मिलता है। ठीक है, और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन, तो एक्टिविटी हो गई, उसके बाद फिर हमारा जो ट्रांसमीटर है उसका एक्शन का टर्मिनेशन भी होना है, मतलब वो एक्शन बंद भी होना चाहिए, क्योंकि वो चलते रहा तो फिर तो गड़बड़ है। फॉलोइंग इट्स कॉम्बिनेशन विद द रिसेप्टर द ट्रांसमीटर इज आइदर लोकली डिग्रेडेड और इज मेनली टेकन अप बाय द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन बाय द एक्टिव रिएप्टिक एंड पार्टली डिफ्यूजेस अवे। जैसे कि नॉरेड्रेनालिन है, जो एसिटाइल कोलिन है, जहाँ पे रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर वहीं पे वो डिग्रेड हो जाएगा, तो ये उसका टर्मिनेशन एक्शन हो गया। और जो नॉरेड्रेनालिन है वो रिएप्टिक के थ्रू उसका एक्शन जो है टर्मिनेट होता है। तो अगर कोई एक्टिविटी शुरू हुई है, अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुई है, तो उसका अब रिएप्टिक या फिर उसका डिग्रेडेशन ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि एसिटाइल कोलिन जो हमारा है, कोलिनर्जिक सिस्टम पे आते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें एसिटाइल कोलिन मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जिन न्यूरॉन्स में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, जिन न्यूरॉन में इम्पल्स कंडक्शन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन काम करता है, वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहलाते हैं। कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन, ऐसे याद रखिए। तो कहाँ पे एसिटाइल कोलिन बनता है, कहाँ पे क्या होता है, इन सब को हम समझेंगे